नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी आज की जो क्लास है उसमें कंटिन्यू किया जा रहा है। जो हम ऊतक पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू, उसकी आज दूसरी क्लास है। तो उसमें हमने सिंपल स्थायी ऊतक तक बात कर ली थी। आज हम बात कर लेते हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, कैसी, एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उससे मिलकर के बनते हैं जटिल स्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। पहले जाइलम के बारे में देखते हैं। तो जाइलम जो होता है, इसका काम क्या होता है। जाइलम जड़ से जल व खनिज लवणों को तने व पत्तियों तक पहुंचाना इसका काम होता है। जड़ से जल व खनिज को एब्जॉर्ब करता है, खनिज लवणों को एब्जॉर्ब करके तने व पत्तियों तक पहुंचाना जाइलम का काम होता है। किसको, जल व खनिज लवणों को, जल व खनिज लवणों को। जल के प्रभावी संवहन के लिए जीवद्रव्य की मृत्यु आवश्यक होती है। जल के प्रभावी संवहन के लिए जो जीवद्रव होता है उसकी मृत्यु आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मरुद्भिदों में जाइलम सुविकसित होता है। मरुद्भिद जो होते हैं उसमें जाइलम जो होता है वो सुविकसित होता है, जिसमें जाइलम का अधिकांश भाग कैसा होता है, मृत होता है। जब मृत भाग होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो मैक्सिमम जितना मृत होगा उतना ही वो जल को अच्छे से संवहन कर पाएगा। उद्भव के आधार पर प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम, दो प्रकार का जाइलम पाया जाता है उद्भव के आधार पर। एक तो होता है प्राथमिक जाइलम, दूसरा होता है द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति प्राक एधा से संवहनीकरण के दौरान होती है। देखो, प्राथमिक जाइलम की जो उत्पत्ति होती है वो प्रोकैम्बियम से, प्राक एधा से संवहनीकरण के दौरान होती है। और इसके विकास के आधार पर एक तो होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। जो पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम। प्राथमिक जाइलम, ठीक है, उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से। द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति संवहन एधा से होती है, वास्कुलर कैम्बियम से होती है। इसकी होती है प्रोकैम्बियम से प्राथमिक जाइलम की, जबकि द्वितीयक जाइलम की जो उत्पत्ति होती है वह वास्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के समय होती है। कब होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति होती है संवहन एधा से। वास्कुलर जो कैम्बियम होती है उससे उत्पत्ति होती है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। जाइलम जो होता है उसकी चार विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं जाइलम में। तो देखते हैं इन कोशिकाओं के बारे में। तो जाइलम चार विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकेट्स यानी कि वाहिनिकाएं, वेसल्स वाहिका, वाहिकाएं जाइलम तंतु और मृदुतक। मृदुतक हमने पहले भी पढ़ा है, ये जीवित तत्व होता है। बाकी ये तीनों होते हैं ये मृत भाग होता है। जाइलम क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें मृत भाग होता है उतना ही ये संवहन ज़्यादा करेगा जल का। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम तीनों जो पार्ट होते हैं 75% जो होता है वो मृत भाग होता है। वाहिकाएं और जाइलम तंतु ये मृत पार्ट होते हैं। वाहिनिकाएं क्या होती हैं, अब बात कर लेते हैं वाहिनिकाएं के बारे में, ट्रैकेट्स के बारे में। वाहिनिकाएं, इनके सिरे नुकीले दीर्घित या नलिकाकार, जिनकी भित्ति दृढ़, मोटी व लिग्निफाइड होती है। देखो, इनके जो वाहिनिकाएं होती हैं ये सिरे नुकीले होते हैं, दीर्घित होते हैं, नलिकाकार होते हैं, जिनकी भित्ति दृढ़, मोटी व लिग्नीभूत या लिग्निफाइड होती है इनकी भित्ति। मुख्यतः परिवेशित गर्द, इसमें क्या होता है, बॉर्डर्ड जो पेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। बॉर्डर पेट्स किसकी विशेषता है, तो वाहिनिकाओं की विशेषता है। ठीक है, लिग्निफाइड होती हैं इनकी जो सेल्स होती हैं। वेसल्स या वाहिका, लंबी बेलनाकार नलिका समान संरचना होती है, ये भी नलिका समान संरचना थी। इनके सिरे नुकीले थे बट, है ना। और वाइडर लूमन युक्त होती हैं, ये कैसी होती हैं, वाइडर लूमन होता है इसमें। ल्यूमन जो होता है ना, गुहा जो होती है वो वाइडर होती है, बड़ी होती है वाहिका में। अत्यंत भित्ति छिद्रित होने के कारण, जो इनकी भित्ति होती है वो अत्यंत छिद्रित होने के कारण वाहिकाएं जल संवहन में पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। कैसे काम करती है, पाइपलाइन की तरह काम करती है, इंपॉर्टेंट है। देखो, इनकी जो भित्ति होती है वो छिद्रित होने के कारण ये वाहिकाएं जल संवहन में पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होती हैं। देखो, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जाइलम तंतु के बारे में बात करें तो वाहिनिकाओं व वाहिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है, तो जाइलम तंतु करता है। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका भित्ति पतली व सेलूलोज की बनी होती है। स्टार्च वसा व टैनिन इसमें संचित होता है। स्टार्च वसा व टैनिन इनमें संचित होता है पैरेन्काइमा में। अब बात कर लेते हैं हेड्रोम किसको बोलते हैं। तो हेड्रोम जो होता है ना, हेड्रोम ये वाहिनिकाओं व वाहिकाओं को, हेड्रोम जो होता है ये क्या होता है कि वाहिनिकाओं व वाहिकाओं को सम्मिलित रूप से जाइलम के संवहनी तत्व या हेड्रोम वाहिनिकाओं वाहिकाओं को, जो वाहिनिकाएं हैं और वाहिनिका और वाहिका यानी कि ये ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं उसको सम्मिलित रूप से जाइलम के संवहनी तत्व बोलते हैं और उसको बोलते हैं हेड्रोम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जाइलम के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ये क्या काम करता है, भोज्य पदार्थों को, जो भोजन बना लिया पत्ती ने, उसके बाद भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित करता है ये फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम होता है, द्वितीयक फ्लोएम होता है। प्राथमिक फ्लोएम जैसे प्राक-एधा से यानी कि प्राक-एधा से यहाँ पे बन रहा है, और संवहन एधा से द्वितीयक वृद्धि के समय बनता है द्वितीयक फ्लोएम। ठीक है, जैसे कि जाइलम में भी होता था। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के फ्लोएम में सह कोशिकाएं जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। देखो सह कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट होते हैं वहाँ पे जो सह कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। जो ये कंपेनियन सेल्स होती हैं वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। जबकि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में वेसल्स वहाँ पे एब्सेंट थी। जाइलम की वेसल्स और फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स। जाइलम की जो वेसल्स हैं वाहिका और फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फ्लोएम की 4 कोशिकाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फ्लोएम होता है उसकी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिका तत्व, पहला है चालनी नलिका तत्व, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये अकेंद्रकीय जीवित कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है, अकेंद्रकीय होती हैं। ठीक है, आरबीसी एब्सेंट, अकेंद्रकीय यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें। चालनी नलिका के कार्य, केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो उसके कार्य को नियंत्रित कौन करेगा, तो सह कोशिकाओं के केंद्रक द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। यानी कि चालनी नलिका के जो कार्य होते हैं वो सह कोशिका कंपेनियन सेल्स के केंद्रक जो होते हैं उनके द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है, चालनी नलिका के तत्वों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सहचर कोशिका या कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, चालनी नलिका तत्व व सह कोशिकाओं की उत्पत्ति साथ साथ में होती है। देखो चालनी नलिका व सह कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो साथ साथ होती है, एवं ये दोनों एक ही मात्र कोशिका से बनती हैं। कौन, चालनी नलिका, सीव ट्यूब, और जो सह कोशिका है कंपेनियन सेल्स है वो दोनों एक ही मात्र कोशिका से बनती हैं, उत्पत्ति भी साथ साथ होती है। अतः इनको सिस्टर सेल्स बोलते हैं। अतः इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स होते हैं, सिस्टर होती हैं ये चालनी नलिका और सहचर कोशिका या सह कोशिका। सह कोशिकाएं एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब नोट है, टेरिडोफाइट एवं जिम्नोस्पर्म में विशेष प्रकार की चालनी कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती हैं और इनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं या इसको बोलते हैं स्ट्रासबर्गर कोशिकाएं। टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म में विशेष प्रकार की जो चालनी कोशिकाओं के साथ ये जुड़ी हुई होती है इनको एल्ब्यूमिनी सेल्स या स्ट्रासबर्गर कोशिकाएं कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम तंतु के बारे में। फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। मृदुतक क्या करता है, खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च है यानी कि मंड तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज आदि संचित रहते हैं इसमें मृदुतक में। रे पैरेन्काइमा का प्रमुख कार्य होता है भोजन का अरीय संवहन। भोजन का क्या, अरीय संवहन इसका मेन जो काम होता है वो होता है फ्लोएम मृदुतक का। अब बात कर लेते हैं हम जाइलम फ्लोएम के बारे में बात हो गई। अब एक विशिष्ट ऊतक आते हैं। विशिष्ट ऊतक में जैसे लैक्टिफेरस टिश्यू है, लैक्टिफेरस टिश्यू या लंकेक्षधर ऊतक, ये रवरशीर श्रावी ऊतक भी कहते हैं, रवरशीर श्रावी ऊतक, लैक्टिफेरस टिश्यू। लेटेक्स को पादप दुग्ध या प्लांट मिल्क कहा जाता है। लेटेक्स जो होता है ना, लेटेक्स प्राप्त होता है इससे। लेटेक्स जो होता है प्लांट मिल्क होता है और पादपों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जो चरने वाले पशुओं से सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है लेटेक्स, प्लांट मिल्क, उसको देख करके ये नहीं उसको खाते हैं।
पादपों को जीवाणु व कवक संक्रमण से बचाता है, जीवाणु व कवक संक्रमण से लेटेक्स बचाता है। पॉपी जैसे अफीम पादप में, अफीम यानी कि पेपेवर सोमनीफेरस के लेटेक्स में अफीम प्राप्त होता है, अफीम प्राप्त होता है पेपेवर सोमनीफेरस। पॉपी या अफीम पादप होता है जिसको बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरस के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। अफीम में मॉर्फिन और कोडीन नामक एल्कलॉइड्स होते हैं। मॉर्फिन और कोडीन क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं किसमें? पॉपी या अफीम पादप में। ग्रंथिल ऊतक, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है? एक कोशिकीय ग्रंथियाँ होती है, कांटेनुमा ग्रंथियाँ होती हैं। बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ, जैसे एक कोशिकीय ग्रंथियाँ कांटेनुमा होती हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ नेक्टर ग्लैंड होते हैं, जैसे मकरंद स्रावित करती है, मधुमक्खी वगैरह को चाहिए होता है ये नेक्टर। पाचक ग्रंथियाँ कीटाहारी पादपों में होती हैं, जैसे नेपेंथिस में, जैसे पिच प्लांट है, डायोनिया है, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्लैंडुलर ऊतक होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऊतक तंत्रों के बारे में। तो ऊतक तंत्र क्या होते हैं? ऊतक तंत्र देखो, ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम, देखो प्रत्येक तंत्र की एक विशेष जो प्रत्येक तंत्र होता है वो एक विशेष कार्य करता है, वह विभिन्न ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रत्येक जो तंत्र होता है, तंत्र जो होता है वो एक विशेष काम करता है। जो टिश्यू होता है वो विशेष काम करता है और विभिन्न ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है ऊतक तंत्र। ठीक है, तो पहला होता है एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, या एपिडर्मल या डर्मल। देखो टिश्यू सिस्टम, ये एपिडर्मिस और उनसे संबंधित संरचनाओं को सम्मिलित किया जाता है इसमें, जैसे रूट हेयर है, ट्राइकोम है, स्टोमेटा है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ट्राइकोम क्या होते हैं? जल हानि कम करने में, जीवों के प्रकीर्णन एवं संरक्षण प्रदान करने में सहायक होते हैं। जल हानि को कम करते हैं, बीजों के प्रकीर्णन व जल संरक्षण प्रदान करने में ये सहायक होते हैं ट्राइकोम। एक होता है भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू, सबसे बड़ा संवहनी ऊतक, सबसे बड़ा ऊतक तंत्र है ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, मेडुलरी रेज इसी में सम्मिलित होते हैं। ये फंडामेंटल ऊतक तंत्र है। मौलिक ऊतक तंत्र किसको बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू को। खाद्य पदार्थों का इसमें निर्माण होता है भरण ऊतक में। एक होता है संवहन ऊतक तंत्र, जाइलम व फ्लोएम को सम्मिलित रूप से संवहन पूल या संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल या संवहन बंडल। संवहन पूलों के जो प्रकार हैं वो देखते हैं। एक तो होता है अरीय, रेडियल वस्कुलर बंडल या अरीय, जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर अगर एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ऑल्टरनेट है, एकांतरित क्रम है, अलग अलग त्रिज्या पर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? अरीय या रेडियल वस्कुलर बंडल बोलेंगे। संयुक्त या कॉन्जॉइंट, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही त्रिज्या, ये तो अलग अलग त्रिज्या पे, ये एक ही त्रिज्या पे। जैसे इसमें एक आता है संयुक्त संपार्श्विक यानी कि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर, फ्लोएम परिधि की ओर होता है। देखो इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं और एक ही त्रिज्या पर होते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ही त्रिज्या पर होता है। और फ्लोएम जो होता है वो परिधि की ओर होता है। परिधि यानी कि ऊपर वाला जो होता है ये फ्लोएम होता है। इसमें भी फ्लोएम होता है। इसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो होता है वर्धी, एक होता है अवर्धी। अवर्धी और वर्धी। देखो वर्धी यानी कि ओपन और क्लोज्ड। ओपन यानी कि जिसमें ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये क्या है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, और इसके मध्य में अगर कैम्बियम पाई जाती है, अगर इसके मध्य में क्या पाई जा रही है, कैम्बियम पाई जा रही है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य अगर एधा या फिर कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं ओपन। और अवर्धी जिसमें कैम्बियम इसमें एब्सेंट है, कैम्बियम नहीं पाई जा रही है, तो वो अवर्धी क्लोज्ड है। तो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल देखे, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं और परिधि की ओर फ्लोएम पाया जाता है। संयुक्त संपार्श्विक वर्धी संवहन पूल, देखो कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल ओपन वस्कुलर बंडल समद्विपार्श्विक है, यानी कि बाइकोलेट्रल है। ये तो कोलेट्रल था, ये बाइकोलेट्रल है। कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल ओपन वस्कुलर बंडल, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। ये भी फ्लोएम है और ये भी फ्लोएम है। ये बीच में जाइलम है और दोनों तरफ फ्लोएम है, और दोनों तरफ फ्लोएम है, और जाइलम के दोनों ओर कैम्बियम पट्टियाँ पाई जाती हैं। और जाइलम के दोनों ओर अगर कैम्बियम पट्टियाँ पाई जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बाइकोलेट्रल। कॉन्जॉइंट है यानी कि एक ही त्रिज्या पर,
जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम है और ये दोनों जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, तो इसको बोलते हैं बाइकोलेटरल। और ओपन यानी कि ओपन जिसमें वर्दी है, यानी कि कैम्बियम इसमें पाई जाएगी, तो कैम्बियम भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं सकेंद्रीय संवहन पुलों के बारे में। कौन सा? सकेंद्रीय संवहन पुल। तीसरा प्रकार है ऊतक केंद्र में तथा दूसरा उसके चारों ओर। जो एक ऊतक होता है वो केंद्र में होता है और दूसरा जो ऊतक होता है वो उसके चारों ओर प्रेजेंट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम केंद्रीय यानी कि एम्फीक्राइबल जिसको बोलते हैं, दारू केंद्रीय। देखो एम्फीक्राइबल कंडीशन क्या होती है? जाइलम इसमें केंद्रीय होता है यानी कि मध्य में तो जाइलम पाया जाएगा, इसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है। और पोषवाही केंद्र की पोषवाह केंद्र की क्या होता है? पोषवाह केंद्र की में क्या होता है कि जो फ्लोएम केंद्रीय होता है यानी कि बीच में मध्य में फ्लोएम पाया जाएगा, उसके चारों ओर जाइलम प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं पोषवाह केंद्रीय। पोषवाह का मतलब होता है फ्लोएम, और दारू का मतलब दारू केंद्रीय यानी कि दारू का मतलब है जाइलम। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्विबीजपत्री तने के बारे में बात कर रहे हैं, डाइकॉट स्टेम। देखो इसमें संवहन पुल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले तो संवहन पुल जो होते हैं एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, वलय में व्यवस्थित होते हैं संवहन पुल। वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन प्रकार के होते हैं। ओपन प्रकार के होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन। ओपन यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। जाइलम एंडार्क होता है। सीधी सी बात है, देखो डाइकॉट है और स्टेम है, तो स्टेम में तो क्या कैम्बियम प्रेजेंट होगी, इसका मतलब ओपन ही होंगे। ठीक है। जाइलम एंडार्क होती है। इसमें पिथ जो होती है, मज्जा जो होती है वो सुविकसित पाई जाती है। किसमें? डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट जो स्टेम होती है उसमें पिथ जो होती है वो सुविकसित पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम के बारे में बात करें तो मोनोकोट जो स्टेम होती है इसमें भरण ऊतक अविभेदित होता है। पहली बात तो भरण ऊतक अविभेदित होता है। वास्कुलर बंडल भरण जो ऊतक होते हैं उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। मोनोकोट जो स्टेम होती है उसमें देखो डाइकॉट स्टेम में रिंग पाई जा रही थी वास्कुलर बंडल की, जबकि वास्कुलर बंडल इसमें भरण ऊतक में बिखरे पाए जाते हैं मोनोकोट स्टेम में। कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है? मोनोकोट है। मोनोकोट में क्या द्वितीयक वृद्धि पाई नहीं जाएगी, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाएगी, यानी कि कैम्बियम भी एब्सेंट होगी, तो ये कैम्बियम एब्सेंट दिस मीन्स क्लोज्ड। तो ये वास्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? संयुक्त संपार्श्विक कवर्दी या कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड होते हैं। जाइलम एंडार्क होता है जैसा कि उसमें भी पाया गया था। प्रत्येक संवहन पुल के चारों तरफ एक स्कैलन काइमेटस बंडल शीत प्रेजेंट होती है। इसको फाइब्रोवस्कुलर बंडल बोलते हैं, इसलिए इसको फाइब्रोवस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम में जो वाहिकाएं होती हैं वी और वाई शेप से व्यवस्थित होती हैं। मोनोकोट्स की एक खासियत है, देखो इसमें लयनजात कैविटी या लयनजात गुहिका होती है जल संग्रह के लिए, और इसकी जो वाहिकाएं होती हैं उसमें वी और वाई शेप में व्यवस्थित होती हैं। वाहिकाएं जो होती हैं, वेसल्स जो होती हैं। फ्लोएम जो होता है मोनोकोट तनों में मज्जा जो होती है वो अविदित होती है, यहाँ पे सुविकसित थी। देखो जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें मज्जा सुविकसित पाई जाती है, जबकि मोनोकोट जो स्टेम होती है उसमें मोनोकोट तनों में मज्जा जो होती है वो अविभेदित होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डाइकॉट मूल की आंतरिक संरचना। पहले हमने स्टेम के बारे में बात की, अब बात कर रहे हैं हम रूट के बारे में। तो डाइकॉट रूट में क्या होता है? डाइकॉट जो रूट होती है उसमें वास्कुलर बंडल अरीय होते हैं। पहली बात तो अरीय होते हैं तथा एग्जार्क होते हैं। अरीय और एग्जार्क। डाइकॉट जो रूट होती है उसमें वास्कुलर बंडल अरीय होते हैं, मतलब अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाएंगे। अरीय में एग्जार्क होते हैं। जाइलम बंडल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? डाइआर्क से हेक्सार्क, यानी कि 2 से 6 तक हो सकती है जाइलम बंडल्स की संख्या। पिथ छोटी होती है, अल्प विकसित होती है या फिर एब्सेंट भी होती है। लहरदार संवहन एदा पाई जाती है। लहरदार संवहन एदा प्रारंभ में बनती है संयोजी ऊतक और पेरिसाइकिल से। लहरदार संवहन एदा प्रारंभ में बनती है संयोजी ऊतक और पेरिसाइकिल से। किसकी खासियत है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लहरदार संवहन एदा का, ये डाइकॉट रूट की विशेषता है। ठीक है, डाइकॉट रूट में। अब मोनोकोट रूट में जाइलम जो बंडल्स होते हैं वो उसमें पूलों की संख्या 6 से मैक्सिमम ज़्यादा होती है। इसमें डाइआर्क टू हेक्सार्क होती है और इसमें 6 से
ज़्यादा होते हैं, अर्थात पॉलीआर्क वाली कंडीशन होती है, बहुअधिधारक होता है, यानी कि पॉलीआर्क कंडीशन होती है मोनोकोट रूट में। पिथ इसमें सुविकसित और बड़ी होती है। पिथ यहाँ पे क्या होती है, पिथ जो होती है वो सुविकसित होती है। देखो स्टेम से थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे पिथ जो होती है वो सुविकसित पाई जाती है। अब बात सुविकसित पाई जाती है, जबकि मोनोकोट जो स्टेम थी वहाँ पे पिथ जो थी वो सुविकसित नहीं थी, वहाँ पे अल्प विकसित थी स्टेम में। यहाँ पे मोनोकोट स्टेम की बात, मोनोकोट स्टेम में, यहाँ पे मोनोकोट रूट में पिथ सुविकसित पाई जाती है। अब लीफ के बारे में बात करें तो पत्ती जो संरचना देखते हैं तो एक तो होती है पृष्ठधारी डॉर्सी वेंट्रल पत्तियाँ, एक होती है समद्विपार्श्व या आइसोबाइलेटरल मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। देखो डॉर्सी वेंट्रल जो पत्तियाँ होती है पृष्ठधारी पत्तियाँ डाइकॉट्स की विशेषता होती है, जबकि आइसोबाइलेटरल पत्तियाँ जो होती हैं वो मोनोकोट्स। दोनों पृष्ठों की आंतरिक जो संरचना होती है वो सेम होती है मोनोकोट्स की, जबकि डाइकॉट्स में अलग अलग होती है दोनों जो सरफेस होते हैं उनकी। डॉर्सी वेंट्रल पत्ती। अब देखो डाइकॉट लीफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइकॉट जो लीफ है, डाइकॉट लीफ के बारे में बात कर रहे हैं तो डाइकॉट लीफ में रंध्र प्राय निचली सतह पर अधिक होते हैं। डाइकॉट जो लीफ होती है यानी कि इसमें पत्ती कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब निचली सतह, डॉर्सी यानी कि निचली सतह पर अधिक होते हैं रंध्र जो होते हैं स्टोमेटास, निचली जो सतह होती है उस पर ज़्यादा पाए जाते हैं डाइकॉट लीफ में। इसमें मीजोफिल पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू में विभेदित होता है। जो मीजोफिल होता है वो पैलिसेड और स्पंजी में विभेदित होता है और द्वितीयक ग्रंथि इसमें नहीं पाई जाती है। देखो पत्ती है तो पत्ती में तो द्वितीयक ग्रंथि पाई नहीं जाएगी और पत्ती में पाई नहीं जाती है, मोनोकोट हो या डाइकोट हो, ठीक है। मीजोफिल विभेदन नहीं होता है। यहाँ पे मोनोकोट जो लीफ के बारे में बात करें तो ये डाइकोट लीफ में तो क्या होता है कि मीजोफिल विभेदित होती है पैलिसेड और स्पंजी में, जबकि मोनोकोट जो लीफ होती है यहाँ पे मीजोफिल विभेदन नहीं होता है, पूर्णतः स्पंजी टिश्यू का बना होता है, पूर्णतः स्पंजी टिश्यू की बनी होती है। मीजोफिल विभेदन नहीं पाया जाता है यहाँ पे मोनोकोट लीफ में। दोनों सतहों पर रंध्रों का वितरण होता है वो भी समान होता है, यानी कि आइसोबाइलेटरल पत्ती होती है, ठीक है। क्यूटिकल की मोटाई दोनों सतह पर समान होती है। पत्तियों में वास्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल व क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होंगे, ओपन तो होंगे नहीं क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है, द्वितीयक वृद्धि होती नहीं है, तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड होते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, बुलिफॉर्म जो सेल्स होती हैं ये मोनोकोट्स की विशेषता होती है। देखो क्या होता है कि घासों में जो एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं यानी कि अभ्यक्ष एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाओं सिराओं के सहारे पड़ी खाली रिक्त रंगहीन कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। घासों में क्या होता है, मोनोकोट्स में क्या होता है कि जो अभ्यक्ष एपिडर्मिस की जो कुछ सेल्स होती हैं वो सिराओं के सहारे खाली पड़ी रिक्त रंगीन कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं मोटर सेल्स। जिनको क्या बोलते हैं, मोटर सेल्स बोलते हैं या बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं या आवर्तवक कोशिकाएं बोलते हैं। इन कोशिकाओं के कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, क्योंकि ये क्या बड़ी हो जाती हैं फूल करके और फिर स्ट्रेस के कारण ये क्या होती है, दबाव के कारण इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं मोनोकोट्स की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। अब बारे में बात कर लेते हैं द्वितीयक वृद्धि। देखो द्वितीयक वृद्धि होती क्या है, द्वितीयक वृद्धि देखो डाइकॉट्स की पहचान होती है। डाइकॉट्स में तने और जड़ में होती है, यानी कि स्टेम और रूट में पाई जाती है द्वितीयक वृद्धि, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ, एसजी मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की सक्रियता से रंभीय और बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक ऊतकों से बनने से पादप अंगों की मोटाई में और परिधि में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि होती क्या है, देखो लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभजोतक, लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। देखो लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, इन तीनों की सक्रियता से रंभीय और जो बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक ऊतक बनते हैं और जिससे पादपों के अंगों की मोटाई में परिधि में वृद्धि को क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। वार्षिक बलों का निर्माण कैसे होता है, तो संवहन एदा यानी कि जो वस्कुलर कैम्बियम होती है,
वास्कुलर जो कैम्बियम होती है यानी कि कैम्बियम की असमान क्रियाशीलता के कारण, असमान क्रियाशीलता, कैसी असमान क्रियाशीलता के कारण वार्षिक वलयों का निर्माण होता है। क्या होता है कि स्प्रिंगवुड या अर्लीवुड क्या होती है कि वसंत के समय यानी कि स्प्रिंग यानी वसंत के समय संवहनी एधा अधिक सक्रिय होती है। संवहनी जो एधा होती है, कैम्बियम जो होती है, वो वसंत के समय अधिक सक्रिय होती है और जिसके कारण सेकेंडरी जाइलम तत्वों की मात्रा अधिक बनती है, जिसकी वाहिका चौड़ी व वाइडर लूमन होती है। वाहिका जिससे चौड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि टैनिन, रेजिन, ऑयल्स और सेकेंडरी जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं की गुहाओं में बढ़ते हैं, जिसके कारण जाइलम का केंद्रकीय भाग कैसा होता है, जाइलम का जो केंद्रकीय भाग होता है वो गहरे भूरे रंग का हो जाता है। इसको हार्टवुड या ड्यूरामेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये स्प्रिंगवुड या अर्लीवुड क्या होता है, वसंत के टाइम पे जो क्या होती है, जो कैम्बियम होती है वो अधिक सक्रिय होती है और जो सेकेंडरी जाइलम तत्वों की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, जिससे क्या होता है इनकी जो ल्यूमन होती है वो ज़्यादा वाइडर हो जाती है और वाइडर ल्यूमन होने के कारण इसमें कुछ जो टैनिन, रेजिन, ऑयल्स वगैरह इसमें आकर के क्या होते हैं, इसमें भर जाते हैं और जिसके कारण जो केंद्रीय भाग होता है जाइलम का कौन सा भाग, केंद्रीय भाग गहरे भूरे रंग का होता है, जिसको बोलते हैं हार्डवुड या ड्यूरामेन। ऑटम वुड क्या होती है या लेट वुड, शरद दारू या पश्य दारू जिसको बोलते हैं। ऑटम वुड, देखो ऑटम यानी कि या लेट वुड शीत ऋतु में, ये क्या होती है, सर्दियों में संवहनी एधा कम सक्रिय होती है, अतः सेकेंडरी जाइलम तत्वों का निर्माण भी कम होता है और जिससे वाहिकाएं क्या होती हैं, सक्रिय रह जाती हैं, जिससे वाहिकाएं जो होती हैं नैरो ल्यूमन वाली पाई जाती हैं। देखो द्वितीय जाइलम का पर्धीय भाग में जो हल्के रंग का द्वितीय जाइलम का पर्धीय भाग, देखो केंद्र जो इसमें क्या होता था, यहाँ पे जाइलम का केंद्रीय भाग गहरे भूरे रंग का होता था, जिसको हार्डवुड या ड्यूरामेन बोलते हैं। लेकिन जाइलम का जो इसी का पर्धीय भाग होता है, केंद्रीय भाग तो गहरा भूरा हो गया, इसका पर्धीय भाग क्या होता है, हल्के भूरे रंग का होता है, जिसको बोलते हैं सैपवुड या एल्वोरम या रसकास्ट बोलते हैं। वो अंतकास्ट थी, ये रसकास्ट है, यानी कि पेरिफेरल जो भाग होता है जाइलम का, वो मध्य वाला भाग था जाइलम का। रसकास्ट या ये जल व लवणों का संवहन करती है, रसकास्ट। ठीक है, अंतकास्ट जल का संवहन नहीं करती, अंतकास्ट जो होती है वो जल का संवहन नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं, जैसे रेजिन, टैनिन। देखो क्या होता है, वाहिकाएं व वाहिकाओं की गुहा में अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं और वाहिनिकाओं की गुहा में पैरेन्काइमी कोशिकाओं की गुब्बारे समान अतिवृद्धियां कोशिकाओं में गर्त वाले स्थान के अंदर धस जाती हैं। देखो इसको पूछा जाता है टाइलोसिस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अंतकाष्ठ होती है उसमें उसकी जो गुहा होती है उसमें अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, जिससे वाहिका और वाहिनिकाओं की गुहा में पैरेन्काइमी जो कोशिकाएं होती हैं वो गुब्बारे समान अतिवृद्धियां बनाती हैं। गुब्बारे समान अतिवृत्तियां बना करके जो गर्त वाले जो पिट्स होते हैं ना, पिट्स स्थान के अंदर वो क्या होती हैं, धस जाती है गुब्बारे समान संरचनाएं। इसको बोलते हैं टाइलोसिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, टाइलोसिस बोलते हैं। जन संवहन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे टाइलोसिस से जल संवहन जो होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए अंतकाष्ठ जो होती है जल का संवहन नहीं कर पाती है। अब बात कर लेते हैं हम बाह्य रंभीय क्षेत्र की। एक्स्ट्रास्टिलर क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है, देखो इसमें कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होती है, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा द्वितीयक वृद्धि कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रास्टिलर रीजन में द्वितीयक वृद्धि कॉर्क कैम्बियम या कागजन की सक्रियता से होती है। कॉर्क कैम्बियम या फिर बोल दो फेलोजन या कागजन की सक्रियता से होती है। कोर्टेक्स की बाहर की ओर सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉर्क या फैलम जिसको बोलते हैं, और अंदर की ओर कोर्टेक्स की जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मल की तरफ यानी कि बाहर की तरफ सुबेरिन का जमाव होता है और अंदर की तरफ हरित लवक युक्त सेल्स बन जाती हैं जो होती हैं फेलोडर्म, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है कि फेलोडर्म। देखो सोवेरिन का जमाव होता है कॉर्क या फैलम जिसको बोलते हैं कोर्टेक्स वाले भाग में। देखो इससे दो सेल्स बनती है, फैलम और फेलोडर्म। ठीक है, बाहर की ओर तो ये कॉर्क या फैलम जिसको बोलते हैं और अंदर की ओर फेलोडर्म बनती है। पेरिडर्म क्या होती है, पेरिडर्म तीनों को मिलाकर के बोलते हैं, कॉर्क, कागजन और कागस्तर, यानी कि फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म। फेलोजन यानी कि इसको फेलोडर्म यानी कि कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन यानी कि कागजन,
और ये होती है फैलम कॉर्क, यानी कि पेरिडर्म में सम्मिलित होती हैं कॉर्क, कागजन और काग अस्तर, यानी कि फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ये तीनों ही सम्मिलित होती हैं। लेंटिकल्स या वातरंध्र का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे होता है लेंटिकल्स का फॉर्मेशन, फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से, फेलोजन बोल दो या कॉर्क कैम्बियम बोल दो, कॉर्क कैम्बियम इसी को बोले हैं फेलोजन को या फेलोडर्म को। फेलोजन या फिर देखो इसको नहीं बोल रहे हैं, देखो फेलोजन को या फिर कोर कैम्बियम को, फेलोजन या कोर कैम्बियम की सक्रियता से बाहर की तरफ मृदुतिकीय कोशिकाएं, यानी कि पूरक कोशिकाएं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, मृदुतिकीय कोशिकाएं होती हैं, पूरक कोशिकाएं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का पे दबाव पड़ता है और जो वो फट जाती हैं और लेंस की आकृति की ओपनिंग्स बनाती हैं, लेंस की आकृति की ओपनिंग्स बनाती हैं और जिसको बोलते हैं वातरंध्र। पूरक कोशिकाएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स वातरंध्र या कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता से बनते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सेल्स होती हैं वो वातरंध्र या फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से बनते हैं। तो इससे क्या बनते हैं, लेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है वातरंध्रों का। तो ये हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसमें बहुत सारी बातें कर ली हमने, पूरा चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी उसको बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये पसंद आ रही हैं ये क्लासेस बहुत वैसे तो ये 2026 में जितने भी एग्ज़ाम्स है बायोलॉजी की आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सभी में ये बहुत ही योगदान देंगी, ये बहुत ही सहायक होंगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इन क्लासेस को देखना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।